Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 11 present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we are dealing with the new chapter named as the system of particle and rotational motion, and we have also started the rotational motion concept. सो बट अबाउट द रोटेशनल मोशन आई थिंक हम लोगों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट सारे लॉजिक्स क्लियर कर लिए हैं दैट व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग मींस द कॉज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेशनल मोशन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन पावर लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंटम जो कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का कॉल किया जाएगा इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक that we discussed in the previous lecture was about the moment of inertia, means the inability of any body to change its state when it is moving in a rotational motion. यानी जब भी कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव करने का कोशिश करेगा या उस पर टॉर्क लगा के उसे कंपेल किया जाएगा तो उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने आप को अपोज करेगी स्टेट चेंज को। तो जब वो लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन में जब वो अपोजिशन थी, इन दैट केस वी कॉल दैट अपोजिशन ऑफ दैट कैरेक्टर एज अ इनर्शिया, जो कि इक्विवेलेंट था मास के इक्वल। तो लीनियर मोशन का लॉजिक आई थिंक आपको क्लियर है। बट रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने उसे नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस टर्निंग इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। Okay, or that turning effect of inertia was numerically equal to mr square, where m stands for mass of body and r stands for, please, distance of mass, or you can say particle from axis of rotation. इस बात को सब क्लियरली करेंगे डेफिनेशन वाइज। अगर आपके पास एक बॉडी है, दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज योर पार्टिकल m। मान लीजिए आपके पास एक ही पार्टिकल है जिसका मास m है। सो दिस पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस r को रेडियस नहीं, इस r का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बट in the previous lecture itself when we talk about the moment of inertia, तभी हम लोगों ने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था। इफ यू रिवाइज that topic was factor affecting the moment of inertia, mean there are several factors which affects the moment of inertia, जो moment of inertia पे असर यानी उस पे इफेक्ट डालते हैं। and those factors were the mass particle distribution, यानी आपका पहली बात मास कितना है, सेकेंडली वो डिस्ट्रीब्यूट कि आपका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। सो फर्स्ट इट वाज डिपेंडिंग अपॉन मास, सेकेंड इट वाज डिपेंड अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, द थर्ड वन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन क्या है, एंड द वन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शेप। सो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे असर डालते हैं। इसका मतलब अगर आपका शेप डिफरेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग हो सकता है, और आपकी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अलग लोकेशन पे है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होगा, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ के बजाय यहाँ होती तो कैरेक्टर बदल जाते, यानी वो आर बदल जाता तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता। सो विद दैट पॉइंट, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए टुडे आई वांट टू डिस्कस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिफरेंट शेप्स एंड द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मेरा आपके साथ फोकस इन दो कंडीशंस पे होगा कि अलग अलग शेप की बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम बॉडी का मास जो भी हमारे पास, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक assumption चलेगा, दैट assumption is we always consider the body as a uniformly distributed mass। हम ये मान के चलेंगे कि अगर किसी भी बॉडी के पास मास है, that mass is uniformly distributed over it, वो मास उस बॉडी के ऊपर बराबर बराबर हर जगह पे बटा हुआ है।
तो इस assumption के साथ काम करेंगे, but before dealing with that assumption, I want to discuss the two laws, दो important formulas, दो important laws हैं जो moment of inertia की उन applications पे help करेंगे. And the first law is law of perpendicular axis. We call this as a law of perpendicular axis. इस बात को ध्यान से समझेंगे. But let me clear initially each and every one the topic that we are discussing going today और in the next lecture. जब भी हम लोग ये वाला लेक्चर और आने वाले लेक्चर में जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही मेंशन कर दिया था, ऑफिशियली दिस ईयर these topic are not the part of our syllabus. तो ये जो लॉज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस एक और आएगा, और उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशंस करेंगे हम लोग, अलग अलग शेप की अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं है. बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो इसी साल नहीं है, दिस ईयर नहीं है. वी आर नॉट बीन वेरी मच कंफर्म व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है. So with that note, with that point, I want to take this as a for the knowledge sake. हमें हर पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि हम हर चीज को समझें, रटे नहीं. So with that point, आज का लेक्चर टोटली ऐसा है जो इस साल तो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं नॉट इन सिलेबस. And it is my request to each and every one that प्लीज नोटेड डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग लेक्चर में सीखते हैं. हाँ, आप ऊपर मेंशन कर दीजिए इट इज नॉट इन सिलेबस फॉर 2020 एंड 21, बट नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कॉम्पिटिशंस में वो होंगे या नहीं होंगे, वो तो फिर फ्यूचर टाइम ही पीरियड ही बताएगा. ओके और अगर हम लोग इस चीज को डील कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी कोई ज्यादा प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है. थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम डाल लेते हैं और इस चीज को कंटिन्यू करते हैं. So please, the first law is known as law of perpendicular axis. So what does this law says? This law says that if you have a body of any shape, body किसी भी shape का हो, it doesn't matter, and that body has this is as a axis of rotation. ये इस body का क्या है? Axis of rotation. Okay, this we will call as a IZ. IZ represents the moment of inertia of the body about Z axis. Okay, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं. Let's suppose I have a book. मेरे पास एक बुक है और ये मेरे लिए बॉडी का काम कर रहा है. Okay, this time I want to rotate the body in this manner. तो ये जो मार्कर है ना, इसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए. That means मैं इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे रोटेट करने वाला हूं. I'm going to rotate in this manner. So this is my axis of rotation. और अगर आप अपने सरफेस के प्लेन के रिस्पेक्ट में इनकी एक्सिस देखें, so this is our your x axis, ये आपका x axis है, this is your y axis and this one is your z axis. Okay, तो इस बार जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो z axis में है. Okay, तो बॉडी के पास दो और एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे, ix and iy. So what does it says? That the moment of inertia of a body about z axis is always equal to sum of the moment of inertia about x axis and y axis. कि किसी भी बॉडी के z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, z एक्सिस का मतलब वो एक्सिस जो सरफेस के साथ कैसा था, z एक्सिस इस सरफेस के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है. Iz is equal to Ix plus Iy और Ix यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों सरफेस के ऊपर हैं. यानी z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, एक ऐसा axis which is normal to the surface. Okay, तो वो कैसा है, सरफेस के नॉर्मल है. So the moment of inertia about an axis
So the moment of inertia about an axis which is normal to the surface, तो कौन सा एक्सिस सरफेस के नॉर्मल है? z एक्सिस is always equal to, it is always equal to sum of moment of inertia. ये किस चीज के इक्वल होगा? It is always equal to sum of moment of inertia about the axis which are along the surface. तो कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अलोंग दी सरफेस होगी? अगर x एक्सिस है एंड y एक्सिस, as they meet at same point. ये तीनों की तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए. मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना. इफ दिस इज योर सरफेस, अगर ये आपका सरफेस है, आपका कोई भी बॉडी है, शेप पे मत जाइए, अभी कोई भी शेप हो सकता है. तो इस सरफेस पे दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारी z एक्सिस है. इमेजिन दैट दिस इज योर z एक्सिस जिसके अलोंग आप अपना रोटेशन करवाना चाहते हो. तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. सो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरीवन. दिस इज रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, this is representing x axis and this one is your z axis. तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू x का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट कंडीशन ये है कि तीनों एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए, तीनों एक ही जगह पे मीट करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि z एक्सिस यहां से पास हो रही है इस पॉइंट से, आपका x एक्सिस यहां से पास हो रहा है और आपका y एक्सिस कहीं और है. ये नहीं होना चाहिए. सो Iz means the moment of inertia about the axis which is normal to the surface is always equal to the sum of moment of inertia which are along the surface which meet at a same point. यानी Iz is always equal to Ix plus Iy. और अगर ये तीनों ही एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये चीज आपको मालूम है, all the three axes are mutually perpendicular to each other. This law of inertia, ये जो इनर्शिया कैलकुलेट करने का लॉ है, इसे हम लोग बुलाते हैं लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. क्या बुलाएंगे इसे? We will call this as a law of perpendicular axis. मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस, वो एक्सिस जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू उन दो एक्सिस के बराबर होगा जो अलोंग दी सरफेस है बट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वो भी उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट से z, यानी तीनों का मीटिंग पॉइंट एक है. ओके, दिस टाइप ऑफ मोमेंट और दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो जहां पे भी हमें किसी भी एक ऐसे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ गया जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इस लॉ को अप्लाई करने का कोशिश करेंगे. गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ जो आपको समझना है, जिसे हम लोग बुलाते हैं लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. गॉट दैट? सिमिलरली वी हैव एन अनदर लॉ. ऐसे ही हमारे पास एक और लॉ है जिसे हम बुलाएंगे लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस. What you will call this? You will call this as a law of parallel axis. अब ये क्या कहता है वो ध्यान से दीजिए. Let's suppose we have a irregular shaped body. वैसे ही हमारे पास कोई भी random body है and this is the axis of rotation. ये आपकी क्या है? Axis of rotation. Okay? तो हमें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि अगर हमारी बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट करती है, इस एक्सिस को फिक्स लेके अगर हम बॉडी को रोटेट करवाते हैं तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो इसके लिए ओके, ये एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है. प्लीज लेट मी क्लियर, दिस एक्सिस आइदर अलोंग द सरफेस और ये एक्सिस नॉर्मल टू द सरफेस भी हो सकती है. मतलब ये एक्सिस, अगर इफ आई टेक माय हैंड एज अ सरफेस, so this axis of rotation can be normal to the surface
और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द सरफेस। हम लोग इसको ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, अगर ये हमारा रोटेशन का तरीका है, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, सो दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इस केस में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी हो सकती है, आइदर अलोंग द सरफेस और आइदर नॉर्मल टू द सरफेस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन is always equal to moment of inertia about axis which is passing through center of mass। एक ऐसा एक्सिस जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहां पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है, तो एक ऐसा एक्सिस जिससे आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बुलाएंगे ICM, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट ये एक्सिस भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब मान लीजिए आपकी एक्सिस इसके अलोंग रोटेट कर रही है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये मेरे हैंड का सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस। तो अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ माय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये मेरे सरफेस के अलोंग है, तो ये भी मेरे सरफेस के अलोंग, ताकि ये दोनों की दोनों एक्सिस, द एक्सिस विच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन वाली एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से, दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। And the distance between both of them is taken as the d। उसे क्या लिया जाएगा, d। तो moment of inertia about axis of rotation is always equal to sum of moment of inertia of center of mass and product of mass of the body and the square of the distance between both the axes। Okay, so what is the moment of inertia? इसे ये लॉ क्या कहता है? This law says that the moment of inertia about any axis of rotation, किसी भी axis of rotation में, is always equal to, it is always equal to sum of, किस चीज का सम, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम है किसका, ICM का, और किस चीज का सम, एक ऐसी प्रोडक्ट का जिसमें प्रोडक्ट ऑफ mass of body and square of distance between both parallel axes, दोनों parallel axes के बीच का distance। This theorem is called as theorem of parallel axis। तो जहां पे हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब हमें किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, अगर आपके पास कोई दूसरा ऐसा एक्सिस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी दोनों एक्सिस अगर पैरेलल फॉर्मेशन बनाती है, वहां पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। फॉर दिस टाइम, अब तक के लिए प्लीज आप लोग दोनों थ्योरम को समझिए कि व्हाट द थ्योरम सेज, हाउ टू अप्लाई द थ्योरम, ये हम लोग अभी आगे जाके सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट आप लोग चीजों को अपने आप लर्न करना और अप्लाई करना सीख जाएंगे। ओके, सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इन दो थ्योरम को आप लोगों को याद रखना है और इन दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, और मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन या फिर जो भी आपका रिजल्ट है उसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, IZ is equal to IX plus IY। Okay, and what is the theorem of parallel? I is equal to I of center of mass plus MD square। ये हमारे दो थ्योरम है जिनको हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे।
Okay, so let's start work on the moment of inertia for the different shapes of the body. तो चलिए अलग अलग शेप की बॉडी के लिए काम करना शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट इज, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे, दैट फर्स्ट इज योर सर्कुलर रिंग। तो जो पहला पार्ट और जो पहला शेप या पहला बॉडी जिसे हम लोग अभी स्टडी करेंगे, दैट फर्स्ट बॉडी इज द सर्कुलर रिंग। रिंग वर्ड क्लियर है? रिंग मींस एक ऐसा सर्कुलर बॉडी जो अंदर से होलो होने वाला है। तो वी हैव रिंग, आई एम ड्रॉइंग द रिंग, दिस इज द रिंग विच इज होलो फ्रॉम द इनसाइड। तो यानी जो भी मास होगा वो उसके कहां पे है? पहली बात तो आपको ये समझना है, रिंग इट इज सच टाइप ऑफ अ सर्कुलर बॉडी, एक ऐसा सर्कुलर शेप का बॉडी जिसका मास हमेशा सरकमफेरेंस पे है। रिंग है भाई, तो अंदर से होलो है, तो अंदर कोई मास नहीं है। मास है वो कहां पे है? वो कहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? मास ऑल ओवर द सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। डन है? तो शेप को पहले क्लियर कर लेते हैं, पहले हम लोग रिंग को पढ़ेंगे। सेकेंडली मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। तो वो कंफर्मेशन ये है दैट, एक अजम्पशन ले लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं हमारे पास क्या है। Let us consider a circular ring of radius capital R। ठीक है, एक सर्कुलर रिंग ले लेता हूं, सॉरी ब्लैक पेन से ही आ जाते हैं, ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास। इस बात पे सब ध्यान देंगे, हमारा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लीज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यानी इस रिंग के पास मास टोटल कितना है? कैपिटल एम। सो कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द रिंग, बट वी आर एज्यूमिंग दैट दिस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पूरी रिंग पे ये मास बराबर बराबर हर जगह बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ की रिंग, एक साइड का रिंग बहुत हैवी और एक साइड का रिंग बहुत लाइट है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास दो ही ऐसे केसेस या दो ही ऐसे फैक्टर्स बच जाते हैं जिनके ऊपर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा, और हम इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे काम करेंगे। नंबर वन फैक्टर, हम शेप पे काम करेंगे। नंबर टू, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में ट्राई करता हूं। सो जस्ट फॉर अ स्मॉल पर्पस एक छोटा सा एक्टिविटी और डेमोन्स्ट्रेशन टाइप में बनाया है। होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इस चीज को आप अपने तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, सो हियर व्हाटएवर बी द थिंग्स दैट अवेलेबल इन माय हाउस, तो सीधी सी बात है जो भी चीज हमें अवेलेबल होगी उसी से ही मैंने काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, मतलब एक मेरे पास एक टेप का बंडल पड़ा हुआ था, तो रिंग है, अंदर से क्या है? होलो है, और मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ऑल ओवर द सरकमफेरेंस। तो सारा का सारा मास सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब मैंने आपके सामने ऐसे पेन और पेंसिल को अलग अलग जगह पे पेस्ट किया है, जिससे मैं आपको इस रिंग को रोटेट करने के पॉसिबल केसेस बता सकता हूं। केस नंबर वन, दिस वन जो मैंने पकड़ा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। इफ आई होल्ड दिस, अगर मैं इसको होल्ड करता हूं एंड आई स्टार्ट रोटेटिंग माई रिंग इन दिस मैनर, बाकी लाइंस को भूल जाइए, केवल इसे देखिए। सो इफ आई स्टार्ट रोटेटिंग माई रिंग इन दिस मैनर, सो दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बार मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो चलो इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से पास हो रहा है? फ्रॉम वेयर इट इज बीन पासिंग? इट इज बीन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। कहां से पास हो रहा है ये? इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ द रिंग से पास हो रहा है। और रिंग का जो सरफेस है, रिंग का प्लेन तो ये हो गया ना ऐसे, तो रिंग के सरफेस के साथ 90 डिग्री। तो मेरा जो पहला रोटेट करने का एक्सिस हो सकता है वो ये हो सकता है, दिस मे बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस व्हेन माय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो मेरा पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन क्या हो सकती है? पासिंग थ्रू सेंटर, हम लोग सेंटर से पास करें, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं कहने को तो ये आपको बोर्ड पे भी दिखा सकता था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, द बोर्ड इज 2D और हमें इसे 3D में इमेजिन करना है। हो गया भाई पहला रिंग। ओके, मेरा दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो सकता है दिस वन। अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानूं और इसे ऐसे रोटेट करना शुरू करूं, इसे फिक्स करके, सो दिस इज द पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से या सरफेस से। इट इज पासिंग थ्रू द एज और पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ये वाला सेंटर से पास हो रहा था बट सरफेस के परपेंडिकुलर था। दिस वन इट इज पासिंग थ्रू द एज बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मेरा दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, पासिंग थ्रू एज, पासिंग थ्रू एज, एज यानी सरफेस से पास हो बट परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। ये मेरा दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। और ये तो आप जानते हैं कि जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा, आपका रोटेट करने की जो इनएबिलिटी है वो बदल जाएगी, यानी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन पे वेरी करता है, यानी डिपेंड करता है। हो गए तो चलिए तीसरे के बारे में बात करते हैं, द थर्ड वन। ओके, इफ आई एम होल्डिंग इन दिस मैनर, मैं ऐसे रख रहा हूं इसको, दिस वन, ये जो पेंसिल जो मैंने यहाँ पे पिक की है, तो मैंने अलग अलग लिया, कभी कहीं पे पेन है कहीं पे पेंसिल है, सो दैट हमें समझ में आए। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ूं एंड आई स्टार्ट रोटेटिंग माय सर्कुलर रिंग, अगर मैं इसे रोटेट करवाना शुरू करूं, तो इस बार मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो बताइए इसकी पोजीशन, ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, यहीं पे सेंटर था हमारा। बट सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसा है ये, either it is normal to the surface or either it is along the surface। कैसा है ये, it is along the surface। so my third possible case is passing through center, क्या है, सेंटर से पास हो रहा है एंड along the surface है, सरफेस के along है। ये मेरा तीसरा टाइप का एक्सिस हो सकता है, थर्ड टाइप। एंड माय फोर्थ एंड फाइनल टाइप, इस पे ध्यान दीजिए, ये जो पेंसिल के ही साइड में है जो आपके सामने, दिस वन के साइड में। ओके, ये वाला भी ऐसा ही था और ये वाला भी ऐसे है, बट ये क्या था, पासिंग थ्रू द एज बट परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके बारे में बताइए ये क्या होगा। माइट बी मैं इस एक्सिस को फिक्स रखूं और इसके चारों तरफ मैं अपने इसको रोटेट करवाना शुरू करूं। ओके, सो अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो व्हाट यू कैन टेल मी अबाउट दिस। सो दिस इज द axis of rotation passing through the edge but along the surface। ये surface के along है। तो मेरा जो चौथा possible factor हो सकता है, the fourth possible axis of rotation is passing through edge, passing through edge and along the surface। so रिंग के केस में जब हम लोगों ने शेप को डिसाइड कर लिया कि अभी रिंग लेंगे, तो शेप हमने फिक्स कर लिया है, बट इस रिंग के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, 4 डिफरेंट लोकेशन। सेंटर से पास हो बट परपेंडिकुलर टू सरफेस हो। मैं एक बार फिर से क्विकली दे देता हूं, दिस वन ग्रीन वन जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पासिंग थ्रू द एज बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस वन passing through the center but along the surface, and this one passing through the center, passing through the edge but along the surface। तो आपके पास 4 ही पॉसिबल ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अलावा आपके पास रिंग को रोटेट करने की 5वीं कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अवेलेबल नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि मैं रिंग को कैसे घुमाता हूं, आपको इन्हीं चारों में से कोई ना कोई केस ऐसा दिखाई देगा जिसमें के अलोंग आप रोटेट कर रहे हो। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो इस एक्सिस के अलोंग कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है और अलोंग दी सरफेस है। अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है बट अलोंग दी सरफेस है। अगर इसको फिक्स करके रोटेट करता हूं तो इस तरीके से, और अगर इसको फिक्स करके ऐसे रोटेट करता हूं तो इस तरीके। यानी मेरे पास पॉसिबल 4 ही केस हो सकते हैं और हमें इन चारों केसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, यानी केवल रिंग को ही पढ़ेंगे। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द रिंग बट अबाउट द 4 डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन।
डन है? सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट, बट बिफोर स्टार्टिंग टू दैट प्लीज अपनी रिंग का कंसिडरेशन मेंशन कर लीजिए. दैट मींस आवर रिंग ऑफ रेडियस r and the mass of the ring is capital M which is uniformly distributed. तो मास पूरे के पूरे रिंग पे सरकमफेरेंस के अलॉन्ग पूरा बराबर बटा हुआ है, इस बात को याद रखें. ओके, ये चार आपके पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप लिख सकते हो पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं पॉसिबली. तो इन चारों को ही हम लोग डील करेंगे. डन है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. पहले वाले के साथ काम करते हैं. पहला वाला कौन सा था? फर्स्ट वाला प्लीज मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं. द फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग हमें पढ़ना है, दिस वन. द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो माइंड में रखिए इस डायग्राम को, क्योंकि अब मैं बोर्ड पे आपके सामने 2D रखने वाला हूं, तो आप अपने दिमाग में 3D व्यू को अपने दिमाग में रखेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो विद द फर्स्ट केस ऑफ द सर्कुलर रिंग. तो हम लोग रिंग के पहले केस में एंटर करने वाले हैं. ओके, केस नंबर 1 रिंग का. व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through center and perpendicular to the surface of ring. ring के surface के perpendicular. Okay, so let's start with the diagram. Let's suppose this is our ring. ये हमारा ring है of radius capital R, और इस बार axis of rotation कहां से पास होनी चाहिए? The axis of rotation should pass from the center. सेंटर से पास हो रही है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. आई होप आप इस डॉटेड लाइन का मीनिंग समझ गए होंगे, अंडरस्टूड हो गया होगा. दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो 3D को 2D में. ओके, सो द 3D व्यू ऑब्वियसली बात है वो 3 डायमेंशन में था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो अब मैं आपके सामने केवल वही वाली एक्सिस रखूंगा जो मेरे पास अवेलेबल थी. ठीक है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हमें डील करना है और जिसको लेके हमें स्टडी करना है, दिस वन. तो अभी के लिए हमारा पहला फोकस इस पे होगा. द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. ये डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि इसके अंदर से होते हुए नीचे निकल रहा है. ओके, तो इस बात को थोड़ा आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन दैट. तो हमें इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द बेसिकली द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. तो पूरी बॉडी यानी रिंग का मास कितना था? कैपिटल M इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो उस बॉडी का या उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है. तो चलिए बात करते हैं. तो इंडिविजुअली जब हमने ये फॉर्मूला बनाया था, व्हेन वी मेक दिस फॉर्मूला, तो हम लोग वो जो मास लेते थे वो इंडिविजुअल पार्टिकल का लेते थे. पार्टिकल M1, M2, M3 एंड सो ऑन. नाउ हियर इट इज देयर इज बीन नो टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल. यहां पे पार्टिकल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है. यहां पे ये कहा गया है कि मास पूरे के पूरे रिंग पे बराबर बराबर बटा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसके लिए अब हमें स्मॉल करके काम करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग. पहले रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिसको पार्टिकल की तरह बिहेव करवाएंगे. सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन. कितना लिया हम लोगों ने? dx ऑफ द रिंग. ठीक है, तो रिंग का हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया. सो लेट अस कैलकुलेट मास पर यूनिट लेंथ. पहले इस पे ध्यान दीजिए. हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा? तो टोटल मास कितना है? m. और वो सारा का सारा मास कहां पे फैला हुआ है? पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे. तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? मास डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. सरकमफेरेंस है ना, तो सरकमफेरेंस मींस लेंथ कितनी है? 2 पाई आर. तो ये वो मास है, दिस इज दैट मास जो यूनिट लेंथ के लिए लागू होता है.
और हम लोगों ने कितनी लेंथ ली है, dx, सो thus मास ऑफ स्मॉल सेक्शन, तो उस छोटे से हिस्से का मास कितना होगा, इस छोटे से हिस्से का मास कितना होगा, इसके मास को m मान लेते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। सीधा सा बात है, पूरी 2 पाई आर का मास m था, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, तो हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया और फिर इस छोटे से हिस्से का यानी इस छोटे से पार्टिकल का मास निकाल लिया हमने। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए ये पार्टिकल यानी ये जो छोटी सी लेंथ कंसीडर किया है हमने, ये लोकेशन कहां पे है, ये कहां पे है पार्टिकल, ये पार्टिकल सरकमफेरेंस पे है, और हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। तो सेंटर से और सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर। तो thus मोमेंट ऑफ इनर्शिया, thus मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ रिंग के उस छोटे से सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई, छोटा सा हिस्सा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट बॉडी और मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अभी हम लोग इस छोटे से हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस छोटे से हिस्से का मास क्या है, स्मॉल m, और इस छोटे से हिस्से का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, r, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना था, r डिस्टेंस था, तो उसका स्क्वायर हो गया। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल सेक्शन इज स्मॉल m इंटू r स्क्वायर, और स्मॉल m की वैल्यू क्या थी, m डिवाइडेड बाय 2 पाई r dx इंटू r स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल सेक्शन। रिंग के छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो बताइए टोटल का कितना होगा। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल एंड दिस सिंबल, इस सिंबल पे ध्यान देंगे, ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये बताता है क्लोज, because as you all know that integration are of two types. Number one definite, जब आप लिमिट लगाते हो यहां से यहां पढ़ना है। नंबर टू indefinite, जब कोई लिमिट नहीं आती। यहां पे आपके पास कोई लिमिट नहीं हो सकता बिकॉज आपको पूरी रिंग को पढ़ना है, और रिंग एक कैसा बॉडी है, रिंग एक क्लोज बॉडी है, क्लोज है। क्लोज है इसका मतलब ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है, तो इसलिए हम लोगों ने ये क्लोज लाइन दिया कि टोटल इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो करें टोटल इंटीग्रेशन, स्मॉल डी आई की वैल्यू m डिवाइडेड बाय 2 पाई r dx इनटू r स्क्वायर। तो जो जो आपका कांस्टेंट पार्ट है उसे बाहर निकाल लीजिए। ओके, मैं इन चीजों को रब कर रहा हूं, अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। सो हम लोगों ने पहले एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया, तो उस छोटे से हिस्से का मास निकाला, बट छोटे से हिस्से का मास निकालने से पहले मास पर यूनिट लेंथ जरूरी था, सो वी कैलकुलेटेड द मास पर यूनिट लेंथ। तो इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ यूनिट लेंथ, देन वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन जिसकी लेंथ dx थी, फिर हम लोगों ने स्मॉल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब हम लोग इसका टोटल निकाल रहे हैं, सो जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, सो i इज इक्वल टू क्या बाहर आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू r स्क्वायर इंटीग्रेशन dx का टोटल इंटीग्रेशन, और dx क्या थी, स्मॉल सेक्शन की लेंथ थी, रिंग का छोटा सा लेंथ। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, और क्लोज है, क्लोज मतलब पूरी लेंथ, तो इसका मतलब ये यहां पे टोटल लेंथ आएगी। तो टोटल लेंथ कितना होगा आपका, m डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू r स्क्वायर। dx मतलब आपको टोटल लेंथ चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन है मतलब पूरी की पूरी लेंथ चाहिए, और पूरी की पूरी लेंथ कितनी होती है बेटा, सर्कल की 2 पाई r। दिस 2 पाई r कैंसिल विद द 2 पाई r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ गया, mr स्क्वायर। So the moment of inertia for a circular ring, एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया
when the axis of rotation passing through the center and perpendicular to the surface। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग की यही है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। गॉट दैट पॉइंट? तो ओके, लकीली ये फॉर्मूला वही आ गया जो हम लोग जर्नली लेते हैं, बट हम लोगों ने इसे कंप्लीटली डिराइव किया। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर रिंग, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through the center and perpendicular to the surface। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग का सेंटर से पास हो रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है, this one, in that case the moment of inertia is mr², where m means the complete mass of the ring and r means the radius of the ring। am I clear? वहां पे जो हमारा I = mr² था, जो बिफोर दैट यहां पे रिटर्न था, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो बताता था m मींस मास ऑफ पार्टिकल और r मींस द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पे पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस एग्जैक्टली वही होगा जो रिंग की रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो मासेस हैं, आपके जो पार्टिकल्स हैं, वो रिंग के ऊपर ही तो लगे हैं, यानी सर्कमफेरेंस, तो ये डिस्टेंस r ही होगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर रिंग व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितना, mr²। गॉट दैट? आई थिंक वो आपने 4 केसेस लिख लिए थे, 4 डिफरेंट केसेस, हमारा फर्स्ट केस हो गया, है ना? सो प्लीज नोट इट डाउन द फर्स्ट केस। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑफ द 3 केसेस। ओके, तो हमारा पहला केस हो चुका है। द फर्स्ट केस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया when axis of rotation passing through the center and perpendicular to the surface, इसका moment of inertia है mr²। डन है? केस नंबर 2 याद कीजिए, क्या था हमारे पास केस नंबर 2, when axis of rotation passing through edge या सरफेस, कुछ भी बुला दीजिए, ओके, एज से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इसका डायग्राम देखेंगे प्लीज। दिस इज योर रिंग। इस बार जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एज से पास हो रहा है, ओके, और वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2D में आपको इतना क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको वापस से अपने डायग्राम और अपने इस छोटे से सेटअप पे जो जुगाड़ किया, सीधी सी बात है, इस पे आ जाता हूँ। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है, तो इस ग्रीन वाले का याद रखो भाई, फॉर दिस ग्रीन पेन और ग्रीन पेंसिल, आपको जो भी डार्क कलर दिखाई दे रहा है वहां पे, फॉर दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², इसका mr² है, डन है? ये हो गया। अब हमें चाहिए वो एक्सिस, वी नीड दैट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द एज, जो एज से पास हो और परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। तो कौन सी वाली ऐसी है जो एज से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है? माय लेफ्ट वन और राइट वन, मेरा लेफ्ट या राइट? डेफिनेटली ये वाला। तो ये वाला जो है जिसमें आपको रेड पेन मैंने यूज किया है यहाँ पे, सो फॉर दिस ये वाली एक्सिस को पढ़ना है इस बार, the axis which is passing through the edge and but perpendicular to the surface। डन है? तो चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, तब अब आप अपने लॉज को याद कीजिए। तो अभी हमारे पास लॉज ऑफ 2 लॉज थे। फर्स्ट वाज लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, iz is equal to ix plus iy, and second was parallel axis, icm plus md²। डन है? तो अब बताइए, ये वाला जो एक्सिस है, ये जो पेंसिल वाली है, ये अभी तक मुझे नहीं मालूम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मुझे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मालूम, बट मुझे इस वाली का द पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है mr², और ये निकालना है। ये सेंटर से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये एज से पास हो रहा है बट ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो आपस में क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए। आपस में क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए। इस बार हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है,
तो ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का काम करेगा, सेंटर से पास कर रहा है, और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे ही लोकेट करता है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए ICM, तो ये हमारी वो एक्सिस है जिसको अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, the axis which is passing through the center and perpendicular to the surface, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr², क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा के देगा। पैरेलल एक्सिस, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो इस बार हमारे लिए वो सेंटर ऑफ मास वाली तो ये है, तो इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास का काम करेगा और इसके पैरेलल होनी चाहिए। देखो सेंटर से तो ये भी पास हो रही है दिस पेंसिल, बट ये अलोंग दी सरफेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक्सिस दिस पेंसिल वन एंड दिस रेड पेन, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी। हमें पैरेलल एक्सिस के लिए वो चाहिए जो सेंटर से भी पास हो और जो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ पैरेलल का रूल अप्लाई करे, यानी पैरेलल हो। तो इसलिए हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था mr² प्लस मास ऑफ द रिंग, तो मास ऑफ द रिंग m है, इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो जिस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वो एज से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हमारा d हो गया, और यही d न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द रिंग। तो बताइए इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप कितना होगा, जितना रिंग की रेडियस है, और अगर ऐसा है तो हमारे लिए mr², सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2mr²। प्लीज, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, when the axis of rotation passing through the edge and perpendicular to the surface, so passing through the center and perpendicular to the surface, इसका होता है mr², passing through the edge but perpendicular to the surface, इसका axis of rotation, इसका moment of inertia होगा 2mr²। डन है, am I clear to that? Okay. सिमिलरली अब आते हैं थर्ड केस के ऊपर, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सेकंड केस ऐसे ही है, फर्स्ट केस हो गया तो सेकंड पैरेलल और परपेंडिकुलर देखना और आप लोग शुरुआत करते जाएंगे। नाउ द केस नंबर 3, तो केस नंबर 3, व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड and along the surface, इस बार हमें वो एक्सिस चाहिए जो सेंटर से पास हो रही है बट सरफेस के अलोंग है। तो एक बार फिर से आ जाते हैं हमारे इस जुगाड़ के ऊपर। सो ये वाला हो गया mr², ये वाला हो गया 2mr²। अब इस एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, अगर हमें इसे इस तरीके से रोटेट करवाना पड़ा, इफ आई हैव टू रोटेट इन दिस मैनर, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द सरफेस, तो इसका चाहिए ये वाली एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके साथ ये आपस में कैसे बना रहे 90 डिग्री, और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो भी सेम है, तो यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस भी लग सकती है, तो यहाँ पे लगाते हैं। सो इफ दिस इज योर रिंग, तो सेंटर से पास हो रही है बट परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी z एक्सिस हो गई, जो हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में, भाई ये हमारे लिए z का काम करेगा ना, दिस वुड बी एक्ट एज अ z एक्सिस, तो ये हमारा iz है, और इस iz की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं कि जो सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही आ चुका है। तो अब आपको चाहिए दो एक्सिस, ये वाली along the x axis होगी, तो this is ix
ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी एक्स एक्सिस। ऐसे ही एक और एक्सिस होगी जो अलोंग दी सरफेस होगी और सेंटर से पास होगी, ये वाली आई वाई। ओके, और ये भी अलोंग दी सरफेस ही है, तो ये हमारी आई वाई, जिसे मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, आई वाई। ओके, बट here Ix would be equal to Iy is equal to Id, मतलब moment of inertia along diameter, क्योंकि जो हमारी x एक्सिस है और जो हमारी y एक्सिस है, इस रिंग में जो ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस होगी, तो x एक्सिस भी अलोंग द डायमीटर होगी और y एक्सिस भी अलोंग द डायमीटर होगी। हाँ, z एक्सिस परपेंडिकुलर होने वाली है, तो जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही डायमीटर के अलोंग है तो वैसी बात है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, यानी आप इसे इस तरीके से घुमाइए या फिर अगर मैं यहां पे रख देता और ऐसे घुमाता तो भी बात वही होने वाली है, यानी x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, तो लगाएं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, तो Ix और Iy दोनों इक्वल है, तो इसे हम लोग 2 टाइम्स ऑफ Id लिख लें क्योंकि दोनों को मैंने Id के बराबर लिया है, तो Id मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होकर अलोंग दी सरफेस होता है, इज इक्वल टू Iz बाय 2, और Iz कौन सी एक्सिस थी, पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² डिवाइडेड बाय 2। सो the third case moment of inertia when axis of rotation passing through the passing through the center and along the surface, अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही है और सरफेस के अलोंग है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। डन है। अब एक आखिरी और लास्ट पॉसिबल केस रह गया, तो मैं इसका भी कंक्लूजन लिख देता हूं यहां पे। So axis of rotation passing through the edge and perpendicular to the surface, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आया था 2mr², इसका आया था mr²। ओके, ये केस अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, द केस वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हाफ mr²। नाउ आवर लास्ट एंड फाइनल केस नंबर 4, when axis of rotation passing through edge and along the surface, इस बार हमें उस जगह से पास होना है जो एज से पास होगी बट अलोंग दी सरफेस होगी, ये है इस बार हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सेकंड का डायग्राम और ये डायग्राम आपको सेम सा लगेगा क्योंकि उसमें भी एज से पास हो रही थी और इसमें भी एज से पास हो रही है, बट प्रॉब्लम ये थी इसमें एज से हो रही थी बट परपेंडिकुलर थी और इसमें एज हो रही है बट अलोंग दी सरफेस है। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल टाइम एक बार अपने केस को वापस से देख लेते हैं। द एक्सिस, वो एक्सिस आपको ढूंढनी है विच इज पासिंग थ्रू दी एज बट परपेंडिकुलर नहीं है, अलोंग दी सरफेस है, तो ये वाला हो गया पासिंग थ्रू दी सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, पासिंग थ्रू दी एज परपेंडिकुलर, तो इसके लिए ये दोनों पैरेलल लगा दिए। ये एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर बट अलोंग दी सरफेस, तो इसे इस वाले के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस बना लिया। अब आ जाइए हमारा लास्ट केस, when the axis of rotation passing through the edge but along the surface, edge से पास हो रहा है बट सरफेस के along है, तो आई थिंक ये वाला केस है। और अगर ये वाला केस है तो अगर मैं अपने रिंग को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं आपके सामने, दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द एज अलोंग द सरफेस, ये कौन सा एक्सिस है, पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द सरफेस, तो आई थिंक ये वाली एक्सिस इसके साथ क्या बनाएगी, पैरेलल एक्सिस बना रही है, तो यहां पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं।
ओके तो इस बार हमारी बॉडी के लिए जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन एज से पास हो रही है और अलोंग दी सरफेस है, तो इस बार हमारे लिए पैरेलल वाली कौन सी होगी, ये वाली एक्सिस passing through center and along the surface, ये along the surface के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बना रहा है। यहां पे आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन एज से पास हो रही थी, बट ये पैरेलल बना रहा था उस एक्सिस के साथ जो सेंटर से तो पास हो रही है बट परपेंडिकुलर थी। ये इस वाले केस के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बनाएगा। दोनों के बीच का सेपरेशन d जो कि फिर से r के बराबर होगा। तो ये हमारे लिए ICM, ये हमारे लिए सेंटर ऑफ मास, और ये वो एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I is equal to ICM plus md square। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कौन सा एक्सिस, passing through the edge but along the surface, is equal to moment of inertia of center of mass, but सेंटर से पास होने वाली वो एक्सिस आपकी गिवन एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस एक्सिस के पैरेलल यानी अलोंग दी सरफेस के पैरेलल अलोंग दी सरफेस ही रह सकती है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ mr² प्लस m, और d कितना है, r के बराबर। So when you solve this, so answer would be 3/2 mr²। So this is our last and the final case of the circular ring। यानी हमने रिंग के चारों पॉसिबल एक्सिस को देख लिया जो हमारे लिए लाई कर सकती थी। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, फॉर अ सर्कुलर रिंग आज हमने केवल एक ही शेप को देखा है, बट उस शेप के पॉसिबल केसेस यानी पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शेप में अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन शेप एज वेल एज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो आज हम लोगों ने एक ही शेप किया है सर्कुलर रिंग, बट इसकी चार पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr²। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द एज बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²। दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सेंटर बट अलोंग द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। एंड लास्ट वन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द एज बट अलोंग द सरफेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। तो आपके पास चारों के चारों पॉसिबल केस इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, बट चारों के चारों किसके लिए हैं, रिंग के लिए। तो देखो सीबीएसई ने आपसे ये कहा है कि जैसे पहला डेरिवेशन हम लोगों ने अलग किया, मतलब डेरिवेशन किया स्मॉल सेक्शन का निकाला, बट जो हमारा सेकंड केस था, थर्ड केस था, फोर्थ केस था, ऑल द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केस, इनमें कहीं पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई किया और कहीं पे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस है, ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये उनकी एप्लीकेशंस हैं। और सीबीएसई ने क्लियरली कहा है कि पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड। तो मतलब ये डिलीट कर दिया है, बट अगर आप आगे के न्यूमेरिकल्स देखोगे, इफ यू गो इन द फ्यूचर न्यूमेरिकल, वहां पे अगर आपको न्यूमेरिकल में रिंग मिल गया और रिंग में मान लीजिए उसने पर्टिकुलर एक्सिस बोल दी कि एक रिंग है जिसका मास है 5 kg, हो गया सर रिंग का मास हो गया, उसका रेडियस दे दिया, बट ही इज सेइंग रिंग इज रोटेटिंग अबाउट अ एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द एज। यानी रिंग एक ऐसे एक्सिस पे रोटेट कर रही है जो एज से पास हो रही है बट परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो आई थिंक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² होगा। और अगर ये चीजें गलत हो गई तो आपका न्यूमेरिकल कभी सही नहीं आ सकता। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर हेयर न्यूमेरिकल इटसेल्फ। यहां पे आगे न्यूमेरिकल देखोगे तो वो स्टक करेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम अपने फ्यूचर प्लान को देख रहे हैं, फॉर दैट प्लान इट ऑल्सो लाइज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आज हम लोगों ने एक शेप किया, क्या, सर्कुलर रिंग। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने रिंग अच्छे से किया,
सो द फ्यूचर कमिंग जो डिफरेंट शेप है, एक सर्कुलर डिस्क आएगा अभी आगे। डिस्क मींस जिसमें अंदर से कुछ होलो नहीं होने वाला, पूरा सॉलिड है। फिर रॉड आएगा, फिर सिलेंडर आएगा। तो ये 3-4 ऐसे शेप्स हैं जो उसके डेरिवेशन आपको करने हैं। और अगर आपने रिंग को अच्छे से समझा, सो डेफिनेटली फ्यूचर लेक्चर ऑफ द सर्कुलर डिस्क आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने रिंग डिस्क समझ लिया तो रॉड सिलेंडर बहुत आसानी से समझ में आएंगे। क्लियर है? सो विद दैट नोट, दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज रिवाइज इट, क्लियर इट, ध्यान से सुनिए और समझिए, एंड नाउ कंप्लीट और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।